वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। हमारी यूनिट एक हिंदी भाषा और उसका विकास कंप्लीट हो चुकी थी। हमने हिंदी भाषा का उद्भव और विकास कैसे हुआ, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवघट ये भाषाएं क्या है वो हम देख चुके थे। खड़ी बोली हिंदी क्या है, उसके मानकीकरण क्या है, खड़ी बोली हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है, उस बोली को बोलने के प्रावधान क्या रहे हैं, संविधान में क्या प्रावधान रहे हैं, मानकीकरण में क्या प्रावधान रहे हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण कौन कौन से आयोग बनाए गए हैं। और चूंकि हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा जो आरंभ से यहाँ तक पहुंची है उसके क्या क्या उसमें किस तरीके के संशोधन किए गए हैं, किस तरीके से उसको राष्ट्रभाषा राजभाषा का दर्जा दिया गया है, कौन कौन से अनुच्छेद लगे हुए हैं, देवनागरी का मानकीकरण, वो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने यूनिट एक पूरी कर ली है। अब उसके बाद में हम देखते हैं यूनिट वन से किस तरीके के प्रश्न आते हैं। आज हम करेंगे पीवाईक्यूज। ठीक है, कि हिंदी भाषा और व्याकरण जो यूनिट एक है, हिंदी भाषा से संबंधित जितनी भी चीजें लगी हुई हैं हमारे सिलेबस में, और इसके अलावा आसपास जो और भी हिंदी के जो प्रश्न पत्र बनते हैं जिसमें उसमें हिंदी भाषा से कहाँ कहाँ किस तरीके से प्रश्न आते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हमारी ये हिंदी भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको हम देखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे कि किस तरीके से तो प्रश्न आते हैं, किस तरीके से ऑप्शंस बनते हैं और किस तरीके से हमें आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, तो हमारा रिवीजन भी होता रहेगा और पीवाईक्यूज भी हमारे होते रहेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामी भाषाओं में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामी भाषाओं में शामिल नहीं है, वो देखते हैं। बताइए कि कौन सी भाषा शामी भाषा में शामिल नहीं है। इब्रानी, अरबी, हबसी या फारसी, इनमें से कौन सी भाषा है जो शामी भाषाओं में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। इस चीज को आपको महत्वपूर्ण रूप से देखना है कि है और नहीं है, संगत असंगत, सत्य और असत्य, क्या चीज वो पूछ रहा है, उस चीज के हमें बहुत ज्यादा उस चीज का ध्यान देना है। क्योंकि हमारी छोटी छोटी गलतियां जो होती है ना, हम क्या करते हैं, हम जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं, तो हमने सत्य असत्य नहीं और है और कथन अकथन या फिर प्रमाणित कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो वो छोटा सा नहीं जो शब्द होता है वो हम भूल जाते हैं, भूल के हम हमें हमारी नजरों से एक तरीके से गायब हो जाता है। क्योंकि एक तो माइंड माइंड में इतना प्रेशर होता है एग्जाम का कि करना है, इधर से टाइम चल रहा है, इधर से आपका पेपर सामने है, तो हम जल्दी जल्दी पढ़ जाते हैं। तो थोड़ा सा रिलैक्स होके करना क्या है कि थोड़ा सा रिलैक्स होके शांति से बैठ के फिर हमें प्रश्न सॉल्व करना है। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि नहीं पूछा है पूछा है, समग्र रूप से पूछा है या फिर एकांतिक में पूछा है। तो निम्नलिखित में कौन सी भाषा शामी भाषाओं में शामिल नहीं है, कौन सी नहीं है, ईरानी, अरबी, हबसी और फारसी, कौन सी भाषा शामिल नहीं है वो देखते हैं। डी, डी में फारसी भाषा शामिल नहीं है। ठीक है, अब क्या बता रहे हैं कि फारसी भाषा है वो फारसी भाषा है जो शामिल नहीं है, किसमें नहीं है, शामी भाषाओं में फारसी भाषा शामिल नहीं है। अब इसका हम स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं कि पूरे प्रश्न का क्या स्पष्टीकरण है वो देखते हैं। भारोपीय भाषा परिवार विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में सर्व प्रमुख भाषा परिवार है। जो हम जो भाषा बोलते हैं, जो हमारी हिंदी है, वो भारोपीय भाषा परिवार में आती है। भारोपीय भाषा परिवार जिसमें भारत और यूरोप दोनों का सम्मिश्रण किया गया है, जिसमें दोनों प्रमुख राष्ट्रों की, दोनों प्रमुख क्षेत्रों की भाषाओं को सम्मिलित किया गया। भारोपीय यानी कि भारत और यूरोप की जो भाषा सम्मिलित रूप से जिस परिवार में, जिस वंश परंपरा में आती है, उसको हम भारोपीय भाषा परिवार कहते हैं। तो फारसी भाषा है वो शामी भाषाओं में शामिल नहीं है। भारोपीय भाषा परिवार विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में सर्वप्रमुख भाषा है, ये चीज हम देख चुके थे। इसके बोलने की संख्या विश्व में, इससे बोलने वालों की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा लोग इसमें बोलते हैं। इस भाषा परिवार की प्रमुख भाषाएं कौन सी है, किसकी, भारोपीय भाषा परिवार की जो प्रमुख भाषा है वो कौन कौन सी है वो देखिए। अब भारोपीय परिवार तो आप देखो ना कि भारोपीय यानी कि भारत और यूरोप, यानी कि वो हमारे क्षेत्र की भाषाएं होंगी, तो उसको आप देखिए कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, ये चीज हम देख चुके थे। इस चीज के बारे में, इन भाषाओं के बारे में तो आपको निश्चित रूप से पता ही होगा कि संस्कृत, पाली, अपभ्रंश और हिंदी ये हमारी भाषाएं हैं, ये हमारी जबान पे होनी चाहिए। उसके साथ साथ बंगाली ना, अब बंगाली को आप ऐसे याद रखिए कि हमारे भारत में ही में भारत में जो कोलकाता है, कोलकाता साइड पूरी तरीके से बंगाली बोली जाती है, तो आप उस तरीके से
बंगाली और हिंदी भी, पर आप उस तरीके से याद रख सकते हैं कि हाँ बंगाली भी हमारे भारतीय भाषा परिवार में ही आती है। अब फारसी, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, रूसी, जर्मन जर्मन, पुर्तगाली, इतावली आदि। अब इस चीज में आप देखिए कि अंग्रेजी भी हम बोलते हैं, ठीक है, इस चीज को ऐसे याद रख सकते हैं। अब उसके बाद में ये जो थोड़ी सी क्लिष्ट है, थोड़ी सी नई है हमारे लिए, उसको भी हम याद रखेंगे कि फारसी, अरबी, अरबी नहीं है तो, लेकिन फारसी हमारे साथ है। फारसी, ग्रीक, लैटिन, रूसी और जर्मन, पुर्तगाली, इतावली, ठीक है, इतालवी ना, इतालवी। तो इन ये सारी भाषाएं ये भारतीय भाषा परिवार में आती है। ये वाली मुख्य है और ये वाली हमारे थोड़े से हमारी लैंग्वेज से थोड़ा परे है कि हमें नहीं पता ग्रीक, लैटिन, रूसी, जर्मन, इतालवी और पुर्तगाली किस तरीके से बोली जाती है। तो ये इन चीजों को याद रखना पड़ेगा। ये ऊपर वाली हिंदी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये तो आप इजीली याद कर लेंगे क्योंकि आपके जबान पे बार बार इन शब्दों का, इन भाषाओं का नाम आता रहता है। तो इनको भी याद करना है और इनको भी याद करना है कि भारतीय भाषा परिवार में कौन कौन सी महत्वपूर्ण भाषाएं आती है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बंगाली, फारसी, जर्मन, इतालवी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, लैटिन और ग्रीक और रूसी, अंग्रेजी, ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। सारी भाषाओं का आपको नाम याद होना चाहिए। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं कि सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए कि ये प्रमुख जो आदेश है, प्रमुख जो सुझाव दिए गए हैं, आदेश, अधिनियम, ये कि कब कब बनाए गए हैं, कि राष्ट्रपति का आदेश कब पारित हुआ था, संसद की राजभाषा समिति के अधिनियम कब बने थे, राजभाषा अधिनियम कब आया था, और संकल्प, राजभाषा संकल्प किस तरीके से कब आया था, वो सन का ध्यान रखना है। और इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इस चीज को बिल्कुल मोस्ट लगा लीजिए कि मोस्ट प्रश्न है। इस प्रश्न से हर बार इसके सन से, इसके दिनांक से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो राजभाषा अधिनियम जो है और हिंदी के विस्तार के लिए, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जितने भी नियम लगाए हैं, जो भी संशोधन हुए, तो आप दिनांक का विशेष रूप से ध्यान रखें क्योंकि यूनिट 1 में इस तरीके के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। 2 से 3 प्रश्न आपको इस तरीके के मिलेंगे कि कब क्या हुआ ना, कौन सी डेट पे क्या हुआ, कौन से संविधान संशोधन में क्या हुआ, ये संविधान संशोधन क्या हुआ, अच्छा राष्ट्रपति आदेश कब लागू हुआ, राष्ट्रपति का अधिनियम कब लागू हुआ, संकल्प कब लागू हुआ, उन सब चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर हम देखते हैं, ठीक है। अब ये इसका पूरा स्पष्टीकरण है। पूरा स्पष्टीकरण पढ़ने से क्या होता है कि हम सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर देके नहीं निकलते, हम पूरा प्रश्न पढ़ेंगे और प्रश्न में जो 4 ऑप्शन आते हैं उनके साथ भी हम जाते हैं, ताकि हमें एक के साथ 4 प्रश्न समझ में आए, 4 प्रश्न के बारे में हमें जानकारी मिले, ठीक है। अब वो ABCD करके नहीं जाना 1 2 3 4, ठीक है, ओके डन, लूडो खेलो, वो वाली चीज नहीं है। हमें थोड़ा सा हमारे हिसाब से बड़ा होके पढ़ना है, थोड़ा सा हमारी जो सोच है उस हिसाब से थोड़ा सा मतलब जिस स्तर पे हम पढ़ रहे हैं, जिस स्तर पर हम पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़े से प्रयास तो एक्स्ट्रा करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति का आदेश कब आया, 1955 में। राष्ट्रपति के आदेश 2 बार आए हैं, ठीक है। हमने ये चीज डिटेल्स में पढ़ ली है यूनिट में, जब हम हमारी बैच क्लासेस थी वहां पे हमने डिटेल्स में यूनिट में पढ़ लिया है कि राष्ट्रपति के आदेश 2 आए थे। दोनों आदेश का भी उसमें जिक्र है। तो राष्ट्रपति का जो आदेश है, जो प्रमुख आदेश है, वो 1955 में आया। संसद की राजभाषा समिति के सुझाव कब थे, 1959 में, ठीक है। राजभाषा अधिनियम कब आया, 1963 में। और राजभाषा संकल्प कब हुआ, 1968 में, ठीक है। तो राष्ट्रपति का आदेश 1955 में आया है, संसद की राजभाषा समिति ने सुझाव दिए हैं 1959 में। राजभाषा अधिनियम पारित हुआ है 1963 में, और राजभाषा के लिए जो संकल्प स्थापित हुए हैं वो 1968 में। ये संकल्प से ही आएगा, आप डिटेल्स में वीडियो देख लीजिए, मतलब बैच क्लासेस की वीडियोस में वो है संकल्प के बारे में क्या क्या नियम बनाए गए थे, वो 1968 में और क्या क्या थे वो बता दिया है ना। अब इसकी डिटेल्स देखो कि राष्ट्रपति उस समय कौन थे, जब हिंदी को प्रचारित किया जा रहा था, हिंदी को स्थापित करने के प्रयास चल रहे थे, तब राष्ट्रपति कौन थे। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सन 1955 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक, है ना, बाल गंगाधर बीजी खेर की अध्यक्षता में
बाल गंगाधर तिलक, बीजी खेर, तिलक नहीं है यहाँ, बाल गंगाधर ये है, बाल गंगाधर खेर भी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। बिल्कुल, कब किया गया? 1955 में राष्ट्रपति आदेश जो आया, राष्ट्रपति जो आदेश 1955 हम मानते हैं, जान रहे हैं, वो राष्ट्रपति आदेश 1955 में आया और बीजी खेर की अध्यक्षता में, बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। बिल्कुल किया गया। इसमें कितने सदस्य थे? 21 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 21 सदस्य थे। तो राष्ट्रपति आयोग जो लगा है 1955 में, जो लगा है उसमें बीजी खेर की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई, ये आदेश पारित हुआ और इसमें कितने सदस्य थे? 21 सदस्य। ये चीजें याद रखने योग्य है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि संयुक्त संसदीय समिति में, ठीक है, संयुक्त संसदीय समिति में 30 सदस्य थे, जिसमें लोकसभा के 20 था, राज्यसभा के 10 सदस्य थे। अब भाषा के बारे में बात हो रही है, समिति बन रही है, आयोग बन रहे हैं, तो वहां पर संयुक्त संसदीय समिति रही है। उसमें कितने सदस्य थे? टोटल मिला के 30 है ना। अब 30 30 में से 20 लोकसभा के थे और 10 राज्यसभा के थे। ठीक है, इसने अपना प्रतिवेदन 1959 में पारित किया। ठीक है, ये जो राजभाषा समिति जो बनी है उसमें जो सुझाव देने थे उसमें कितने लोग थे? 30 लोग थे। 20 लोग राज्यसभा लोकसभा से थे और 10 लोग राज्यसभा से थे। ठीक है, और ये कब पारित हुआ? 1959 में। ठीक है, बिल्कुल। राजभाषा अधिनियम 1963 ईस्वी उन भाषाओं का, ठीक है, अब हम राजभाषा अधिनियम की बात कर रहे हैं 1963 जो पारित हुआ। राजभाषा अधिनियम 1963 ईस्वी में उन भाषाओं का जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद में कार्य के व्यवहार, केंद्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों के कतिपय प्रयोजन के लिए प्रयास में लाई जा सकेगी। ठीक है, अब यहाँ पे राजभाषा अधिनियम जो बनाए गए हैं उसमें क्या क्या बताया गया था कि वो किस तरीके से काम में लेंगे। राजभाषा के लिए जो अधिनियम बनाया ना, उसके क्या नियम थे कि राजभाषा अधिनियम 1963 में आया, बिल्कुल सही बात है। उन भाषाओं का, कौन सी भाषाओं को जो भारत में चल रही है उनका, उन भाषाओं का जो संघ के राजकीय प्रयोजन की राजकाज में जो काम में ली जा रही है, लिखित रूप में, संविधान में और सरकारी कार्यालय में जो काम में आ रही है ना, तो जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद में कार्य के व्यवहार, केंद्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेगी। ठीक है, यानी कि मोटे मोटे से संसद ने उस चीज को वैसे पारित किया कि जो सरकारी कार्यालयों में, संसद में ना राजभाषा में काम में ली जाएगी, उन भाषाओं के बारे में, उन भाषाओं के बारे में, क्योंकि हमारे पास और भी भाषाएं हैं, सिर्फ हिंदी की बात नहीं कर रहे, हमारे पास और भी भाषाएं हैं जो राज्य के आधार पे जो भाषा है उसकी हम बात कर रहे हैं कि उन सब भाषाओं को किस तरीके से, उन सब भाषाओं को किस तरीके से संसद में, किस तरीके से राजकीय प्रयोजनों में, किस तरीके से सरकारी कामकाजों में, सरकारी कार्यालयों में प्रयोग में लेनी है, उसके बारे में बात करी है। ठीक है, आगे आता है संकल्प। ठीक है, जो 1968 में आया है उसके बारे में बात करते हैं। उसका क्या स्पष्टीकरण है कि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी। बिल्कुल, ये पहला ही नियम है संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार कि संविधान की भाषा संघ की राजभाषा, संविधान में ये बताया गया है कि संघ की भाषा राजभाषा हिंदी रहेगी। उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार, अब 351 के अनुसार, 343 के अनुसार तो क्या कहते हैं कि संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी। ठीक है, 343 यानी कि संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी। ये चीजें याद करनी है, पूरे अनुच्छेद याद करने हैं, क्योंकि अनुच्छेदों से भी प्रश्न हमेशा आते, एक ना एक प्रश्न, 1 से 2 प्रश्न भी आपको कोड में या फिर सीधे सीधे पूछा जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 343 के अनुसार तो संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हमने मान लिया उसको। अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी का प्रचार प्रसार वृद्धि करना और उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक सांस्कृतिक सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो। तो 351 में क्या है कि आप हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करेंगे। ठीक है, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करेंगे। और 343 में क्या है कि राजभाषा हिंदी रहेगी। ठीक है, तो प्रमुख कौन कौन से संविधान है, कौन कौन से अनुच्छेद में हिंदी के लिए क्या मानकीकरण स्थापित किए हैं कि 343 में क्या है, 343 में आप देखिए कि हिंदी की संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी। और 351 में क्या है, 351 में है कि प्रचार प्रसार करना है आपको हिंदी का, क्योंकि हिंदी को हमें बढ़ाना है भाई, हम नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा। ठीक है, आगे ये प्रश्न देखिए, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। ओष्ठ्य, दंत्य, कंठ्य, तालव्य। अब ये प्रश्न तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने
क्लासेस ली है, रेगुलरली ली है, और जो मैंने प्रैक्टिस करने को बोला है, अगर आपने वो प्रैक्टिस की है प्रॉपरली, मैंने एक मैप बना के एक ठीक ठीक सा मैप बना के आपको समझाया था कि कौन सा उच्चारण हमारे कंठ के किस भाग से होता है, ठीक है। एक बढ़िया सी क्या ना कलाकारी वाली चीज मैंने ऐसे मुंडी मुंडी बनाई थी ना, ऐसे मुंडी बनाई थी, मुंडी बना के, मुंडी मतलब ऐसे शक्ल बनाई थी, कंकाल वाला कंकाल बनाया था, ऐसे बनाया था कि हाँ ये आदमी है, इस तरीके से इसका गला है, ये इस तरीके से है ना। ड्राइंग पे मत जाना, देखो ड्राइंग बहुत अच्छी है मेरी, है ना, कलाकारों के घर घर परिवार से आती हूँ मैं, देख लेना फिर भी ना, एडजस्ट प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना ना। तो इस तरीके से कि कहाँ कहाँ से बोली जाती है ना, वो चीजें हमने, अब देखो मैंने ऑटोमेटिकली 5 जो महत्वपूर्ण कहते हैं ना उच्चारण स्थान है, उनका तो मैंने आपको हिंट दे दिया है। तो आप ये प्रश्न देखिए कि कौन सा शब्द, कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चरित होता है, ठीक है। दंत्य, ओष्ठ्य, कंठ्य, तालव्य, च, प, द, ग, ना, ओष्ठ्य। समझ में आ रहा है कुछ? एक बार बोल के देखिए, च, च, प, प, द, त, ग, ग। अब आप देखिए, ग बोलिए, अब सीधे सीधे हिसाब से चलिए, क, ख, ग, यहाँ से यानी कि कंठ से, तो हम इसको ऐसे भी, ऐसे सीधे सीधे मिला सकते हैं कि ग यानी कि कंठ से, ग, 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 ठीक है। उसके बाद में आप त, च, प, प, ये ओष्ठों के साथ जा रहा है ना, तो ओष्ठ, प, ठीक है। अब मुझे ये दो समझ में आ गया, अब दो के साथ अब सी का 4 देख लीजिए, सी का 4 यहाँ पे मिल रहा है मुझे, ठीक है। उसके बाद में ए का मुझे 2 मिल रहा है, ए का 2 मिल रहा है, हमारा आंसर आ गया यहीं पे बी। अब इसका और स्पष्टीकरण वाला आंसर भी हम आगे देख लेते हैं। हमने कौन सा आंसर देखा है? बी, है ना। तो हमारा आंसर भी, भाई हमें तो आंसर निकालना आ गया भाई साहब। बस इतना सा ही करना है कि भाई आप ये देखो, इतना सा ही करना है कि बोलो, जिस मुखमंड आपका आपका ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट पे जहां पर कंपन महसूस होता है आपको, क, ख, ग, 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 यहां से यहां पे कंपन महसूस हो रहा है, तो ठीक है, ये सही हो गया, ठीक है। दूसरा प, फ, ब, ये होठों के साथ क्रिया कर रहा है, होठों पे ज्यादा कंपन महसूस हो रहा है, तो आपने वहां देख लिया, ठीक है। तो ओष्ठ्य यानी कि प ना, ओष्ठ्य प जो कि हम देख चुके थे, है ना। कंठ्य में ये तालव्य च, 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 जब आप बोलोगे ना च, तो आपके आपके मुख में अंदर की जो है ना, अंदर की साइड, यहाँ की साइड थोड़ा सा टच होता है, जीभ जो है ना यहाँ टच होगी, तालव्य च, 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 तो जीभ ऐसे हल्की सी ऐसे टच होती है, ऐसे च, 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 तो ऊपर की तरफ टच होती है, कहाँ? तालु में, तालव्य में, ठीक है। दंत्य में त, थ, तो देखो जीभ दांतों के बीच में आके उच्चारण कर रही है, त, थ, द, तो त, थ, द, तो कहीं ना कहीं वो जीभ दांतों के साथ टच हो रही है, तो ये दंत्य आ गया। बहुत सिंपल है, इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली आपका उच्चारण सुधरेगा ना। उच्चारण हम कभी कभी स्लिप हो जाते हैं शब्दों के साथ, ऐसे नहीं कि उलझ जाते हैं ना, ऐसे बोलते बोलते कभी कभी मेरा भी हो जाता है, मतलब मैं भी उलझ जाती हूँ शब्दों को बोलते हो। तो जितनी ज्यादा आप बोलोगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, आपको ऑटोमेटिकली पता लगता रहेगा, ऑटोमेटिकली कितनी बार एक शब्द मतलब जीभ फ्लिप कर रही है आपके मुंह में। तो इस तरीके से ये है, आप इसका इस वाली सारणी का वो दे दिया है आपको, एक ठीक ठीक सा मैप दिया है, उसको पढ़ो, है ना। और उसको पढ़ने के बाद आप आराम से उसमें समझ जाओगे कि हाँ क्या बात है, मतलब किस तरीके से उच्चारण चलते हैं। आप प्रैक्टिस करो, रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा, ठीक है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित हिंदी भाषा की का उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति का सही अनुक्रम क्या है? अब कामता प्रसाद जी ने कैसे बताया कि सोर से नहीं, नागर भ्रंश, पश्चिम हिंदी, वर्तमान हिंदी, तो सीधी सीधी सी बात है, वर्तमान हिंदी तो वर्तमान हिंदी ही रहेगी, आप उसको नहीं बदल सकते। अब वो चाहे कामता प्रसाद गुरु हो, चाहे और कोई भी हो, भोलानाथ तिवारी हो, कामता प्रसाद गुरु हो, या रामचंद्र शुक्ल हो, या फिर कोई और भी हिंदी भाषा के क्षेत्र है, तो हम वहां हिंदी भाषी के विद्वान है, जो भाषाविद है, उनको देखिए, वर्तमान हिंदी तो आपकी वर्तमान हिंदी ही रहेगी।
आप उसको बदल नहीं सकते। तो हम सीधे सीधे एक प्रश्न से ही यहाँ से निकालते हैं ए। ठीक है, अब इसका आंसर देख लेते हैं हम कि क्या भाई साहब हमने सही किया है या नहीं किया है। ठीक है भाई साहब, हमारा आंसर हो गया सही। ठीक है, क्या आंसर है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति का सही अनुक्रम निम्नलिखित है। किस तरीके से कि शोरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, वर्तमान हिंदी। बिल्कुल कि शोरसेनी अपभ्रंश, पहले तो भाई हिंदी कहाँ से उत्पन्न हो रही है, हिंदी की विकास प्रक्रिया आपने जानी है, आपने हिंदी भाषा का विकास और उसका कालखंड पूरा का पूरा देखा है किस तरीके से विकास कर रही। तो शोरसेनी से हिंदी निकली है भाई, तो शोरसेनी पहले आ जाएगी। वर्तमान हिंदी बिल्कुल हम जो पढ़ रहे हैं वो है, तो वो आ जाएगी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी, फिर बीच में नागर हिंदी और पश्चिमी हिंदी। ठीक है, तो शोरसेनी, नागर, पश्चिमी हिंदी और वर्तमान हिंदी। ठीक है, अब ये देखिए कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी की भाषा की उत्पत्ति का अनुक्रम क्या है। अब उन्होंने पूरा का पूरा सेट किया है कि भाई इस तरीके से हिंदी भाषा का विकास होता है। तो किस तरीके से होता है ये देखिए कि प्राचीन संस्कृत, ठीक है, लौकिक संस्कृत, ये संस्कृति नहीं है संस्कृत है। ठीक है, लौकिक संस्कृत, पहली प्राकृत, ठीक है, दूसरी प्राकृत जिसे हम पाली कहते हैं वो भी हम देख चुके थे। ठीक है, शोरसेनी, फिर उसके बाद में अर्धमागधी, फिर मागधी, फिर नागर अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश। ठीक है, तो पाली प्राकृत के बाद आ गई अपभ्रंश, जो मोटा मोटा हम देखते हैं ना, मोटी मोटी चीजें वो देखते हैं ना, वो आ गई। ठीक है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और वर्तमान हिंदी। ठीक है, तो ये उनका नामकरण है, ये उनका स्पष्टीकरण है कि इस तरीके से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। किस तरीके से हुआ है कि पहले प्राचीन संस्कृति, फिर लौकिक संस्कृत आई, फिर पहली प्राकृत आई, फिर दूसरी प्राकृत आई जिसको हम पाली कहते हैं, फिर शोरसेनी निकली, फिर अर्धमागधी, फिर मागधी, फिर नागर अपभ्रंश, फिर अर्धमागधी अपभ्रंश। पाली के बाद जो अपभ्रंश हम काउंट करते हैं वो जो मूल रूप से सर्वमान्य रही है वो, फिर पश्चिमी हिंदी, फिर पूर्वी हिंदी, फिर वर्तमान हिंदी। ठीक है, जो हिंदी हम पढ़ रहे हैं वो किस में आती है, वो वर्तमान हिंदी में आती है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ये चीज तो आपको आसानी से याद हो जानी चाहिए, आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने इसका प्रॉपर मैप बना के आपको समझाया था। यहाँ पर प्रॉपर एक मैप बना था, मैप में हमने ये देखा था कि कौन कौन से राज्यों में किस किस तरीके से बोली बोली जा रही है, और प्रमुख रूप से पश्चिमी हिंदी में कौन कौन से क्षेत्र हैं। पूर्वी हिंदी में कौन से क्षेत्र है, पश्चिमी हिंदी में कौन से क्षेत्र है, पश्चिमी हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है। इवन आपको प्रॉपर ऐसे भी बताया था कि इस मोटे मोटे क्षेत्र में ढूंढाड़ी बोली जा रही है, इस मोटे क्षेत्र में मेवाती बोली जा रही है, मागधी बोली जा रही है, अवधी बघेली कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो प्रॉपर बताया था आपको। तो वो चीज तो आपको याद रहनी ही चाहिए कि पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है, अब पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है भाई, देखो बुंदेली, मगही, खड़ी बोली और ब्रजभाषा। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है वो आप बताएंगे, क्योंकि ये मैंने पूरा का पूरा पढ़ा दिया था, ढंग से पढ़ाया था भाई, बिल्कुल ढंग से मैप लगाया था आपके लिए, मैप में समझाया था कि कौन सी बोली है और कौन सी बोली नहीं है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बिहारी बोली नहीं है। अब बिहारी किस में आती है वो देख लो, भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है, अब इसमें ये देखो कि पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी दो महत्वपूर्ण बोलियों के बारे में हम यहाँ देख रहे हैं कि मगही जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली में नहीं आती। कौन सी नहीं आती, मगही पश्चिमी हिंदी की बोली में नहीं आती। तो फिर मगही आती कहाँ है, हाँ, मगही आती कहाँ है, मगही बिहारी हिंदी में आती है। मगही कौन सी में आती है, मगही बिहारी हिंदी में आती है। ठीक है, तो मगही पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और अगर फिर भी याद नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो प्लीज जाइए और एक बार वो मैप देखिए, मैं बता रही हूँ, एक बार आप वो मैप देख लेंगे, एक बार उसका पूरा स्पष्टीकरण देख लेंगे, आपके दिमाग में छप जाएगी कि कौन सी भाषा कहाँ बोली जा रही है और कौन सी भाषा का क्या क्षेत्र है। ठीक है, तो जो मगही है वो पश्चिमी बोली की मगही है, पश्चिमी बोली की नहीं है, तो किसकी है, बिहारी हिंदी की। चलो अब हम दोनों देख लेते हैं कि बिहारी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी की बोलियों में कौन कौन है, पश्चिमी हिंदी में है खड़ी बोली, कौरवी, ब्रज, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। मैंने प्रॉपर एक पूरे मैप में इस जगह बताया था कि पश्चिमी हिंदी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, वो हमने बताया था, मतलब हमने देखा था। बिहारी हिंदी की बोली उसमें कौन कौन सी है, बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही, मैथिली। भोजपुरी, मगही, मैथिली। अब भोजपुरी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली है। ठीक है, भोजपुरी जो भाषा है, भोजपुरी जो बोली है, वो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली, सबसे ज्यादा लोग भोजपुरी बोलते हैं एक चीज।
और मगही मैथिली जो है उसमें हमारे विद्यापति जी लिखते हैं। पदावली जो है उनकी विद्यापति की पदावली मैथिली भाषा में लिखी हुई है। तो इनकी इन दो चीजों को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे का प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय की सब कार्यवाही अंग्रेजी में होगी। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की सब कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। अब कौन से अनुच्छेद, अब अगेन वही बात आ गई ना कि आपको अनुच्छेदों का ध्यान रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन से अनुच्छेद में कौन सा नियम लगाया गया है। तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्य प्रणाली को, कार्य समिति को प्रॉपर तरीके से अंग्रेजी में स्वीकार किया गया है, वो देखिए अनुच्छेद 348। ठीक है, हमने इसमें 334 देखा था, 341 और 351 दो अनुच्छेद हम देख लेते। अब ये है तीसरा 338, एक सेकंड, सॉरी 348 जो है, ठीक है। अनुच्छेद 348 के अनुसार भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी में होगी, ठीक है। इसके अलावा संघ तथा राज्यों के स्तर पे, भाई उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की तो अंग्रेजी में होगी, और संघ तथा राज्य के स्तर पर सभी विधेयक, ठीक है, क्या क्या विधेयक, संविधान संशोधन, अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम तथा उपनियम के प्राधिकृत पाठ भी केवल अंग्रेजी में ही होंगे। अन्य अनुच्छेद इस प्रकार है। अब देखो, अब ये थोड़ी सी हमारे लिए दुविधा की बात है, हमारे लिए बुरी बात है, हमारे लिए थोड़ी सी पीड़ा वाली बात है कि हम भारत में हैं, हमारी राजभाषा हिंदी है, और राजभाषा हिंदी होने के बावजूद, राष्ट्रभाषा हिंदी होने के बावजूद, कि हम सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं, हिंदी समझते हैं, ठीक है। तो हिंदी समझते हैं, हिंदी बोलते हैं, हमारी राजभाषा के रूप में हिंदी है, फिर भी हमारी दुर्गति है कि हमारे उच्चतम न्यायालय, हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारे उच्च न्यायालय, हमारे हाई कोर्ट में अंग्रेजी को इतना ज्यादा महत्व दिया गया है कि आप वहां की सारी कार्य प्रणाली अंग्रेजी में ही होगी, जो हमारे लिए बुरी बात है, हमारे लिए, हमारी भाषा के लिए शोचनीय स्थिति है कि हिंदी भाषी होने के बावजूद, राष्ट्रभाषा हिंदी, सबसे बड़े जनमानस में हिंदी भाषा बोलने के बावजूद हमारी सारे काम अंग्रेजी में हो रहे। उच्च न्यायालय जैसे संस्था ने सारे काम अंग्रेजी में स्वीकार किए हुए, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहे कि अनुच्छेद 348 के अनुसार भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी, ठीक है। इसके अलावा, वैसे ठीक नहीं है, उत्तर के हिसाब से ठीक है, बाकी वैसे ठीक नहीं है। वैसे तो बुरी बात है कि हमारी हिंदी की बजाय हम अंग्रेजी में ये सारे काम करवा रहे हैं। इसके अलावा संघ तथा राज्यों के स्तर पर सभी विधेयक, इसके अलावा संघ तथा राज्यों के स्तर पर सभी विधेयक, संशोधन, अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम तथा उपनियम के प्राधिकृत पाठ भी केवल अंग्रेजी में ही होंगे, ठीक है। अन्य अनुच्छेद इस प्रकार है। तो 343 का हम देख ही चुके थे, 343, 344 हम देख रहे हैं, ये रहा, और 348 हमने देख ही लिया अभी, और 351 हमने देख लिया, ठीक है। अभी देखो 343 में संघ की राजभाषा हिंदी होगी तथा लिपि देवनागरी होगी, ये हम अभी पिछले वाले प्रश्न में देख चुके हैं। 344 राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का प्रगठन होगा, ठीक है, ये भी हम देख चुके हैं। 348 में क्या है कि ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी भाषा होगी, इसके बारे में प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो भी प्रावधान होंगे, जो भी कार्य होगा वो अंग्रेजी में होगा। और 351 में क्या है कि आप हिंदी का प्रचार प्रसार करेंगे, आप मतलब हम जो विधेयक बनाने वाले हैं, जो विधेयक बनाते हैं, जो हिंदी भाषा का पूरा नेतृत्व करते हैं, जिस तरीके से कि हिंदी भाषा को बढ़ाया कैसे जाए, उसका प्रचार प्रसार किया जाए, उसके लिए नीति नियम समिति, कमेटियां, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सारे लोग यहाँ से नीति नियम बनाते हैं, किसके अंतर्गत, 351 के अंतर्गत, ठीक है। एक प्रश्न और देख लेते हैं। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। अब ये प्रश्न भी हमने पढ़ लिया था, ये प्रश्न भी हमने देखा था। कैसे देखा था कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी बोली बोली जा रही है, या फिर प्रमुख बोली का क्षेत्र कौन सा है, वो चीज हम देख चुके थे, हम पढ़ चुके थे, ठीक है। तो ये चीज भी आपको आसानी से आनी चाहिए कि पश्चिमी हिंदी, मध्यवर्ती पहाड़ी, भोजपुरी, मगही, गढ़वाल, पटना,
शिमला, गाजीपुर, बिलासपुर। अब मुझे मोटा मोटा सा कि गढ़वाल, शिमला, गाजीपुर, बिलासपुर, पटना का मुझे थोड़ा सा इससे समझ में आता है कि पटना में बोली जाती है भोजपुरी। ठीक है, क्या हम भोजपुरी के साथ जा सकते हैं? देखिए यहाँ पे कि पटना, पटना में भोजपुरी, तो सी का दो, सी का दो, मुझे यहाँ दो दिख रहे हैं। ठीक है, पश्चिमी पहाड़ी, पहाड़ी, पहाड़ी में आप गढ़वाल के साथ जा सकते हैं क्योंकि पहाड़ी भाषा है, तो वहां पर गढ़वाल और कुमायूनी, तो ए का एक। ठीक है, ए का एक, तो मेरे पास आता है आंसर डी। क्या हमारा प्रश्न सही है वो हम देखते हैं। हमने कौन सा चुना था? डी। डी मतलब ये गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं, हम इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भाषा वैसी है कि आपको इनके क्षेत्रों का तो नाम ध्यान ही रखना पड़ेगा कि कौन से क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जा रही है और कौन सी भाषा का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, किस महत्वपूर्ण क्षेत्र में वो बोली जा रही है। अब देखिए हिंदी भाषा का निम्नलिखित बोली का सही कूट है कि पश्चिमी पहाड़ी। ओके, हम यहाँ पे गलती क्या करी है कि हमने गढ़वाली और कुमायूनी देख ली, हमने शिमला वाली चीजें नहीं देखी। शिमला भी तो पहाड़ों में ही आता है, तो वहां पे तो पहाड़ में शिमला। ठीक है, हम एक चीज और ध्यान रखेंगे कि पहाड़ी के साथ साथ, पहाड़ी में गढ़वाली और कुमायूनी के साथ साथ शिमला भी है, मतलब वैसे ही है, पर हमने वहां पे नामोल्लेख नहीं किया। भाई हमने जो 17 महत्वपूर्ण भाषाओं का अध्ययन किया था वहां पर शिमला का नामोल्लेख नहीं था। हम जा रहे थे गढ़वाली और कुमायूनी जो संविधान में प्रस्तावित भाषाएं हैं, संविधान में जिनका उल्लेख किया है उन भाषाओं के साथ। पर चूंकि एक चीज ये ध्यान रखेंगे कि शिमला, शिमला यानी कि पहाड़, पहाड़ों में जाते हैं लोग घूमने फिरने, एक अपना अच्छा समय बिताने, तो वही कि पश्चिमी पहाड़ी में शिमला। ठीक है, याद आ जाएगा कि पहाड़ी से शिमला। ठीक है, मध्यवर्ती पहाड़ी में गढ़वाल, अच्छा हाँ, मध्यवर्ती पहाड़ी में गढ़वाल है ना, और भोजपुरी गाजीपुर, भोजपुरी में भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? गाजीपुर में, और मगही बोली जाती है पटना में। ठीक है, तो पश्चिमी पहाड़ी शिमला में, मध्यवर्ती पहाड़ी में गढ़वाली बोली, भोजपुरी बोली जाती है गाजीपुर में, और मगही बोली जाती है पटना में। ठीक है, आगे देखते हैं कि इनमें से कौन सी बोली बिहारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आती। बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। बिहारी हिंदी जो अभी हमने देखा था, हमने बिहारी हिंदी के बारे में प्रश्न देखा था, उसको कर सकते हैं आप। भोजपुरी, मगही, मैथिली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो कौन सी नहीं आती? कौन सी नहीं आती भाई साहब? छत्तीसगढ़ी नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि भोजपुरी, मगही, मैथिली तो हम देख ही रहे हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली तो आती है, हम तो छत्तीसगढ़ी नहीं आती। बिल्कुल हमारे पास ये आंसर सही आ गया। क्या आ गया? कि छत्तीसगढ़ी बिहारी, छत्तीसगढ़ी बोली बिहारी के अंतर्गत नहीं आती बल्कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अब जब आप वो मैप देखेंगे ना, तो उस मैप में इसे नीचे की साइड यहाँ पे, जहाँ पे छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, पूरे मैप में पूरे छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर छत्तीसगढ़ी की है, और ये पूर्वी हिंदी में आती है। ठीक है, इसमें आती है पूर्वी हिंदी में। तो छत्तीसगढ़ी बोली बिहारी के अंतर्गत नहीं आती। बिहारी के अंतर्गत कौन आती है? मगही, मैथिली और भोजपुरी। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। जब आप पूरा वो मैप देखोगे ना, तो यहाँ पर है कि तीनों भाषाएं यहाँ पर आपको मिलेगी। कौन कौन सी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, जबकि भोजपुरी, मगही और मैथिली बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, आगे चले। ये हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित किया गया है? हिंदी पर सामासिक संस्कृति का दायित्व, कि भाई साहब हिंदी में जो संस्कृति है या फिर हिंदी का जो प्रचार प्रसार है, उसके साथ उसका दायित्व कौन सा संविधान संशोधन, कौन सा संविधान का नियम लागू करता है, वो देखते हैं। 351, 349, 348 और 343। तो 343 नहीं करता, 48 भी हमने देख लिया, 51 भी हमने देख लिया, 349, 349, अनुच्छेद नंबर 349। तो संविधान पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व 351 के अनुच्छेद में निर्धारित है। ओके, संविधान, संस्कृति है ना, उसका जो प्रचार प्रसार है वो। ठीक है, हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व यानी कि प्रचार प्रसार का दायित्व 351 अनुच्छेद में निर्धारित है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से संबंधित भाषा में है कि वहां कौन सी भाषा प्रयोग में ली जाएगी। और अनुच्छेद 349 भाषा संबंधी कुछ विधियां अधिनियमित करने की विशेष प्रक्रिया। अब देखो इस चीज में ये चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाषा के साथ थोड़ी सी मतलब भाषा के साथ जो थोड़ा सा परिवर्तन किया जाता है, खिलवाड़ नहीं, परिवर्तन जो किया जाता है, कि भाषा के साथ और प्रश्न को सेट करने के साथ जो बदलाव किया जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा समझ रखनी होगी। कि अब ये हमें क्या कह रहा था
देखो हमने क्या पढ़ा था कि भाषा का प्रचार प्रसार, ठीक है, तो प्रचार प्रसार भाषा का होगा तो किसके साथ होगा, संस्कृति के साथ होगा। इन दोनों शब्दों की कि भाषा का प्रचार प्रसार कौन से अनुच्छेद में है, 351 में, और भाषा का प्रचार प्रसार हो रहा है यानी कि हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा है, हमारे भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषा, भारतीय जो नैतिक मूल्य है संस्कृति, उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। तो वो शब्द के साथ कि सामासिक संस्कृति का वहन, सामासिक संस्कृति यानी कि भारत की संस्कृति का कौन वहन कर रहा है, कौन कर रहा है, हमारा अनुच्छेद 351, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इस तरीके से हमें थोड़ी सी शब्दावली का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी शब्दावली है और किस तरीके से प्रयोग में ली जा रही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आठवीं अनुसूची में है। हमने ये भी देखा था कि कौन कौन सी भाषाएं आठवीं अनुसूची में आई है और फिर कौन कौन सी भाषाओं का संशोधन करके उनको ऐड किया गया है। पहले कितनी भाषाएं थी और बाद में कितनी भाषाएं बनी, वो भी सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो कौन सी भाषा संविधान की आठवीं अनुसूची में है, नेपाली, कांगड़ी, राजस्थानी और गोंडवी। राजस्थानी तो है ही नहीं, राजस्थानी के साथ तो आप जा ही नहीं सकते, ठीक है। कांगड़ी, गोंडवी और ये भी नहीं, नेपाली, मैं जा रही हूँ नेपाली के साथ कि भाई आठवीं अनुसूची में नेपाली भाषा को स्थान मिला है। तो हम देखते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है, क्या हमने सही अनुमान लगाया। बिल्कुल, हमारा अनुमान बिल्कुल सही था कि आठवीं अनुसूची में कौन सी भाषा है, नेपाली भाषा शामिल है, ठीक है। तो नेपाली संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल है, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि प्रमुख भाषाएं कौन सी हैं, कौन कौन से अनुच्छेद के तहत वो आई हुई है, और संविधान संशोधन करके और कौन कौन सी भाषाएं कौन कौन से संविधान संशोधन के तहत हिंदी संविधान में लागू की गई है, उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो नेपाली भाषा संविधान की आठवीं अनुसूची में है। संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का। अतः 71वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1992 में के द्वारा, ठीक है, द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया, ठीक है। अब कौन सी जो 22 भाषाएं है वो कौन सी भाषाएं हैं कि 22 भाषाएं कौन सी है, असमिया, बंगाली, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये जो भाषाएं हैं ये हमारे संविधान में प्रमुख जो 22 भाषाएं वो ये है, ठीक है। और उसके बाद में नेपाली जोड़ी गई है। नेपाली कब जोड़ी गई थी, 71वें संविधान संशोधन में 1992 में, ठीक है। इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे कि कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। 22 भाषा आरंभ में कितनी भाषाएं थी वो चीज का ध्यान रखना है, और कौन कौन सी और संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई है वो, कि कितने भाषा से संबंधित कितने संशोधन हुए हैं, 3 संशोधन हुए, कितनी भाषाएं उसमें जोड़ी गई है, और कौन से संविधान संशोधन जिसमें सन भी है उसका भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की बोली नहीं है, अभी इसको यही करते हैं अब, ठीक है। आज के हिंदी भाषा और उसका विकास जिसके PYQs है, भाषा से संबंधित जो PYQs रहे हैं वो आपके आज 10 प्रश्न होंगे। बाकी के 10 प्रश्न हम और आगे करेंगे। एक चीज का ध्यान रखना कि इसको रिवाइज कर लेना, इसको दोबारा पढ़ना, दोबारा समझना और याद करना और शॉर्ट नोट्स बना लेना। यहाँ से डेफिनेटली आपको प्रश्न मिलेंगे। हिंदी भाषा और उसका विकास, संविधान में कौन कौन सी भाषा है, कौन सी भाषा कहाँ पर चल रही है, उस वहां से आपको डेफिनेटली 2 से 3 प्रश्न मिलेंगे, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो पढ़ते रहिए, रिवीजन करना और इनके शॉर्ट नोट्स भी बनाना, ठीक है। थैंक यू सो मच।